सभी लोग जान रहे हैं एस्टेट सीरीज मैं चला रहा हूँ, जिसको अब नए नाम से भी लोग जान रहे हैं लेट, लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लेट। मैंने कल से शुरू किया है कि 5 पॉइंट 6 पॉइंट देकर के आपको एक्टिव करें पढ़ने में, और अगर 5 पॉइंट भी अगर आप याद करते चले गए तो मैंने कल भी कहा था कि बूंद बूंद तालाब बनता है और फिर यही रंग लाता है। आज जो मैंने 5 पॉइंट दिया है वो भी 5 लॉ से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है और परीक्षा में आना ही है। अगर आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बड़ा कारगर साबित होगा। आपको जो मैंने आज पॉइंट दिया है उसमें डॉक्टर रंगनाथन ने जो 5 लॉज नामक पुस्तक समर्पित किया था वो अपने गुरु को किया था, एडवर्ड बी रॉस को। ये वही एडवर्ड बी रॉस हैं जिन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में जो पहला लॉ है, बुक्स आर फॉर यूज, ग्रंथ उपयोग के लिए है, उसका आइडिया देने वाले एडवर्ड बी रॉस थे और उनको ही 5 लॉज, जिसका प्रकाशन 1931 में हुआ था और 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में जिसका ऐलान किया था डॉक्टर रंगनाथन ने, और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन से 1931 में 5 लॉज का प्रकाशन कराया था, उनको यानी अपने गुरु को एडवर्ड बी रॉस को समर्पित कर दिया था। ये दिमाग में ले लेना है, याद कर लेना है, बहुत ही उपयोगी है। उसी तरह से लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, ग्रंथालय अधिनियम, लाइब्रेरी सिस्टम यानी लाइब्रेरी की जो प्रणाली होती है, संसाधन की सहभागिता यानी रिसोर्स शेयरिंग, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य के कर्तव्य, ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी प्राधिकरण के कर्तव्य, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टाफ यानी कर्मचारी का कर्तव्य, और ऑब्लिगेशन ऑफ यूजर का कर्तव्य। ये सब सेकंड लॉ से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा कि लाइब्रेरी साइंस में रिसोर्स शेयरिंग किस लॉ को टच करता है, तो आपका आंसर सेकंड लॉ होगा। अगर आपसे पूछा गया कि ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट किस लॉ को टच करता है, तो आपका आंसर सेकंड लॉ होगा। यानी सेकंड लॉ जब आएगा तो ये सारा चीज़ सेकंड लॉ में जाएगा, याद कर लेना है। आगे जो मैं कल बता रहा था उस क्रम में 4th लॉ की चर्चा आज करनी है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर यानी पाठक का समय कैसे बचे इसका प्रबंध करना। और ये भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 4th लॉ में बताया है कि सबसे पहले लोकेशन, स्थान जो हो वो केंद्र बिंदु में होना चाहिए, वो सेंट्रलाइज हो, सेंट्रल प्लेस पे हो तो समय बचेगा, यूज़र जल्द आ जाएंगे। फिर ओपन एक्सेस सिस्टम, आबाद प्रवेश प्रणाली की व्यवस्था हो, यानी बगैर किसी रोक टोक के यूज़र पाठ्य सामग्री तक पहुंचेंगे तो समय बचेगा। गाइड की व्यवस्था होना चाहिए, जिसको हिंदी में निर्देशिका कहते हैं। गाइड्स जो है इसको मैं बता रहा हूँ, बुक जब आप पढ़ोगे, पाठ्य सामग्री जब आप पढ़ोगे जो बहुत सारे लेखक ने लिखा है तो उसमें गाइड है। मैं उसको और स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि गाइड 2 तरह का होना चाहिए, एक जनरल गाइड और एक स्पेसिफिक गाइड। स्पेसिफिक गाइड के मतलब ये है कि जब आप लाइब्रेरी के अंदर आते हैं, लाइब्रेरी के रूम में आते हैं जहाँ पाठ्य सामग्री रहती है, तो वहाँ पर ये गाइड आपको ये सूचना देता है, ये सूचित करता है कि कौन सी सामग्री कहाँ है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि आप पिछले वीडियो में मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि जो आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस में यानी जिसका क्लासिफिकेशन किया हुआ पाठ्य सामग्री जो रहता है और उसके हिसाब से जो अरेंजमेंट होता है वह जो है यूज़र को समझना मुश्किल है। इसके लिए स्टाफ के द्वारा गाइड या निर्देशिका रहता है और इससे आसानी से पाठ्य सामग्री तक पहुंचा जा सकता है, समय बचता है। और एक ये स्पेसिफिक गाइड हो गया। जनरल गाइड जो है यानी कहाँ पर कौन सा विभाग है, कितने बजे कौन जो है लाइब्रेरी का खुलना है, कितने बजे लाइब्रेरी बंद होगा, सर्कुलेशन एरिया कहाँ है, स्टैक रूम कहाँ है, ट्रांसलेशन सेक्शन यानी जनरल इंफॉर्मेशन
से संबंधित गाइड भी अगर दिया जाएगा तो यूज़र का समय बचेगा। स्पेसिफिक जगह पे ससमय पहुंचने का प्रयास वो कर लेंगे। उसी तरीके से रेफरेंस सर्विस की व्यवस्था होनी चाहिए जिसकी मदद से समय को बचाया जा सकता है। और सर्कुलेशन सेक्शन, जिसको हम लोग परिसंचरण विभाग भी कहते हैं, जिसको हम लोग इशू रिटर्न भी कहते हैं। पुरानी पद्धति जब आप पढ़िएगा जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि रजिस्टर्ड मेथड के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। और जब यूज़र पाठ सामग्री को लेने के लिए आते थे तो उस समय जो है इशू और रिटर्न की व्यवस्था जो होता था वो रजिस्टर्ड मेथड से होता था। लेकिन आज जब लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो चुका है, लाइब्रेरी डिजिटल फॉर्म में आ चुका है, लाइब्रेरी कंप्यूटराइज हो गया है, मैनुअली वर्क मशीन पे आ गया है, तो निश्चित तौर पर लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहते किसको हैं ये भी आगे आप जानिएगा। कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मतलब होता है कि मैकेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी को पूरी तरीके से मशीनीकृत करना, मैकेनाइज करना। जब इस लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता है तो उसमें हाउस कीपिंग होता है। ये सब हम आपको बताएंगे आगे के वीडियो। अगर लगातार आप देखते रहिएगा तो आपको बहुत लाभ होगा, आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ की जानकारी हो जाएगी। न सिर्फ स्टेट वाले के लिए फ़ायदा करेगा बल्कि इस वीडियो को अगर जो लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं, BLIS किए हुए हैं या BLIS कर रहे हैं, उनको भी लाभ देगा, क्योंकि आधार तो वही रहता है। तो लाइब्रेरी जब ऑटोमेशन होता है उसमें मॉड्यूल्स होता है, हाउस कीपिंग ऑपरेशन जिसको भी कहते हैं। हर एक अलग अलग मॉड्यूल पे काम होता है। उनमें से एक मॉड्यूल हाउस कीपिंग ऑपरेशन में एक मॉड्यूल जो होता है वो सर्कुलेशन एरिया होता है। सर्कुलेशन में इशू रिटर्न का काम होता है। तो आज स्कैनर का मदद लिया जा रहा है, आज बारकोड की व्यवस्था है, और आज जो सिस्टम से सारा काम किया जा रहा है, कंप्यूटराइज पद्धति हो चुकी है, तो यहाँ पर यूज़र का समय बच रहा है। तो यूज़र को समय बचने के लिए आज बहुत बड़ा योगदान है, या कहा जाए कि वरदान है, जब लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो चुका है। तो सेव द टाइम में इन बिंदुओं को अगर हम याद रखेंगे और ये क्वेश्चन में अगर हमारे आता है तो हम इसको ऑब्जेक्टिव में बना देंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा अच्छा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो गौर से आप सुनेंगे, मुझे उम्मीद है कि इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट का कहने का मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि जो 5-5, 6-6 हम बड़ी उम्मीद से दे रहे हैं कि आप याद कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट्स भी कीजिएगा, आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको आगे बढ़ाने का काम भी कीजिएगा। इससे हमें हिम्मत मिलेगा, इससे हमें ताकत मिलेगा, और जब हिम्मत और ताकत मिलेगा तो और बेहतर और बेहतर वीडियो बना करके हम आपके सामने लाएंगे, और इसका सीधा लाभ आपको भी होगा। और जो मेरा लक्ष्य है, मैंने पहले ही दिन बताया कि गांव-गांव तक लोगों को, उन लोगों को जो किसी वजह कर नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो घर से नहीं आ सकते, तो उनको भी इसका फ़ायदा होगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू वेरी मच।